Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, today we are going to discuss a very important topic from research aptitude. And this is one topic जो आपके past year papers के अंदर से मैंने देखा that this particular topic has been repeated for a very long period of time. बहुत लंबे समय से ये टॉपिक रिपीट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं. ठीक है. So what is the agenda for today is to understand first of all the various types of research design and then solve 5 assertion and reasoning question. मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि assertion and reasoning questions को छोड़ के मत जाइएगा. They are going to be very very important. If you are not practicing assertion reasoning question, then you are missing upon a very important topic. Why? Because approximately 30% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके assertion reasoning या फिर statement based क्वेश्चन से ज़रूर आएंगे. So please, once you have completed your syllabus, when you have covered all your topics from paper 1, paper 2, commerce and management, do cover the assertion reasoning questions. ठीक है. और इसी के लिए हमने एक बुक भी लॉन्च करी है. द बुक इज अवेलेबल ऑन अमेजन. आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. दैट इज अ बुक ऑफ 1500 प्लस MCQ क्वेश्चन फॉर योर पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो इसके अंदर लास्ट में मैंने स्पेसिफिकली 100 प्लस assertion reasoning क्वेश्चन रखे हैं ताकि जब आप एक बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दीज क्वेश्चन एज वेल. ठीक है. चलिए, सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए वेदर आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू नॉट. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुड इवनिंग मैसेजेस कमिंग इन. परफेक्ट. आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. प्लीज़ तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, बिकॉज एग्जाम की डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती है. तो हमें ये लेके चलना है कि सेकेंड वीक ऑफ जून तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए और इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी आपको बता दी. चलो, परफेक्ट. आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गो अहेड. चलो, आज का पहला टॉपिक देखते हैं. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन पे जाने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च डिजाइन. मतलब रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आप एक छोटी सी बात ये समझिए कि जो रिसर्च है वो कोई रैंडम चीज़ नहीं है कि आपने आज सुबह उठे और आप रिसर्च करने लग गए. तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, बिकॉज देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्टेप्स दैट आर गोइंग टू बी अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो ये बताता है कि अगर कोई भी रिसर्चर रिसर्च करने वाला है तो वो अपने किस तरीके से, हाउ इज ही गोइंग टू प्लान एंड हाउ इज ही गोइंग टू एग्जीक्यूट हिज रिसर्च. तो आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक मेथड है प्लान करने का कि हमें रिसर्च कंडक्ट करनी कैसे है. फॉर इंस्टेंस, हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, हमारा सैम्पल साइज क्या होने वाला है, हमारे रिस्पॉन्डेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं. ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में डिटरमाइन होंगी बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजंस, और उसको हम रिसर्च डिज़ाइन के अंदर फ्रेम आउट करते हैं. ठीक है. तो अदर वे ऑफ सेइंग इट दैट दिस इज अ प्लान, अ फ्रेमवर्क और अ गाइड टू कैरी आउट एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर ऑफ रिसर्च. तो जो भी आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार एक हमें गाइडलाइन मिल जाए. ठीक है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं जैसे कि सर हमने अभी PhD नहीं करी है, सर हम रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं. सो आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ काइंड ऑफ अ रिसर्च डिजाइन कि आपको क्या करना है. आपको पहले अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है. लेट्स से आप फाइनेंस में करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है. देन यू गो ऑन विद रीडिंग द रिसर्च पेपर्स ऑन फाइनेंस एंड सो ऑन. तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो आपको फॉलो करना होता है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड विद योर कंडक्टिंग ऑफ योर रिसर्च. बट उसके पहले प्लान बनाना जरूरी. ठीक है. अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है जो आपको आने चाहिए. इस पे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स करके पूछा जा सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो गो अहेड विद अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया और इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया कि आइडेंटिफाई करो भाई कि कौन सा रिसर्च डिजाइन यहाँ पे यूज किया जाएगा. ठीक है. सो 4 रिसर्च डिजाइन है हमारे पास. एक है एक्सप्लोरेटरी, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है एक्सपेरिमेंटल एंड द फोर्थ वन इज मॉडलिंग. ठीक है. तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से चारों को डिस्कस कर लेते हैं. बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझिएगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. सबसे पहला रिसर्च डिजाइन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. देखिए, एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है. एक्सप्लोरेटरी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोर. एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है. आप एक्सप्लोर कब करते हैं, आप सोचते नहीं है कि आपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया घूमने फिरने का और आपने कहा कि यार चलते हैं आज पूरा दिल्ली भ्रमण करके आते हैं या एक्सप्लोर करके आते हैं. मतलब क्या है इसका, that you do not have a specific point और प्लेस इन योर माइंड. आपके दिमाग में कोई आपने स्पेसिफिक प्लेस नहीं बनाई है कि यार चलते हैं हम CP घूम के आते हैं या फिर हम चलते हैं हम आज चांदनी चौक घूम के आते हैं. सो यू आर जस्ट मूविंग अहेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन.
और ये आप क्यों करते हैं, वाई यू आर डूइंग, बिकॉज यू प्रोबली डू नॉट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर आपका आज मन है कि यार आज सिर्फ एक्सप्लोर करना है, कोई प्लान बना के नहीं चलेंगे, रैंडम प्लेस पे जाना है। सो रिसर्च के टर्म्स में क्या है कि क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको प्रॉब्लम का क्लियर आइडिया नहीं मिल पाया है, ठीक है। सो देयरफॉर यू एक्सप्लोर फर्स्ट, पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी क्लियर मैनर, ठीक है। अब ये किस तरीके से हो सकता है, हमें मेथड्स पता होने चाहिए। तो एक मेथड क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी की जो सेल्स है वो नीचे जा रही है, ठीक है, बट यू डू नॉट नो डेट ओके व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से सेल्स नीचे जा रही है। तो आपने क्या किया, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वाइट किया, ठीक है, या लेट से जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इन्वाइट किया और आपको कहा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, बेस्ड ऑन योर सच अ वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस, 10-15 साल से आप लोग काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के साथ, क्या आपको लगता है व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन किया और एलिमिनेट करने की कोशिश करी कि यार कौन कौन से कॉजेस नहीं हो सकते, उनको एलिमिनेट कर देते हैं और जो मेजर कॉज है वो पता चल जाएगा, ठीक है, जस्ट टू हैव अ ब्रॉड आइडिया। नेक्स्ट, इन डेप्थ इंटरव्यूज। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो उसके बाद हम टॉपर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं इंटरव्यू करके। क्यों, क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया है उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी एंड हाउ हैव दे टैकल दैट, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कुछ पास डेटा, कुछ ऑलरेडी पब्लिश सेकेंडरी डेटा आप देखें, लेट से हो सकता है कि आपको सेकेंडरी डेटा देखते हुए जो पास रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए कुछ पैटर्न समझ में आ जाए कि यार देखो इस समय पे हमने क्या किया था, एक मंथ है लेट से मार्च के मंथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल बाद जो लोग स्टडीज करेंगे, ठीक है, अगर उनको दिखेगा कि यार 10 सालों में 2 साल में बीच में सेल्स बहुत नीचे गई थी किसी भी सेक्टर के, लेट से 2021 और 2020 में, तो लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यार इसका रीजन क्या था कि इस टाइम पे यार कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे सेल्स नीचे जा रही थी। सो दे कैन फिगर आउट। तो कई बार क्या है कि प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही बट सेकेंडरी डेटा देख के प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया इज कि आपको एक्सप्लोर करके प्रॉब्लम को क्लियरली और प्रिसाइजली डिफाइन करना, ठीक है। एक एग्जांपल क्या हो सकता है, रीजन फॉर स्टूडेंट्स अटेंडिंग फ्यूअर लेक्चर्स इन डी। अब देखो आपको रीजन नहीं पता, यू डू नॉट नो द प्रॉब्लम कि भाई क्यों बच्चे क्लास कम अटेंड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि बच्चे बहुत सीरियस हो गए, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो कुछ भी रीजन हो सकता है बट वी आर नॉट क्लियर विद द प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ, इसलिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डिजाइन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या होता है, यू नो द प्रॉब्लम वेरी क्लियर, जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, प्रॉब्लम इज नोन वेरी क्लियरली बट नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट इन अ मच मोर क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर। वो आप कहते नहीं कि अब आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई, यार क्वालिटी में प्रॉब्लम, लेट्स से क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग एन इशू जिसकी वजह से हमारी सेल्स नहीं बढ़ पा रही है। बट क्या प्रॉब्लम है क्वालिटी के अंदर, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या हम रॉ मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ कर रहे, क्या हम अच्छी क्वालिटी ऑफ फाइनल गुड्स नहीं बना पा रहे, क्या हमारा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है, वेयर इज द एग्जैक्ट इशू, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, और जो भी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स ज़रूरी हैं उस प्रॉब्लम से लेके उनको प्रॉपरली डिफाइन करना। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज फोकस्ड अपॉन फॉर्मल एंड प्री प्लान स्टडी, बिकॉज प्रॉब्लम आपको पता है, टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ मच मोर क्लियर मैनर, ठीक है। एक तो एलिमेंट ये हो सकता है, दूसरा क्या है, टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब कोविड का पता चल गया, पीपल स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि यार क्या उन लोगों को कोविड हो रहा है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, लेट से लंग कैंसर है, तो क्या वो लोग ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों को क्या ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सेकेंड, क्या वो लोग को नुकसान हो रहा है जो लोग स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस, बट व्हाट इज हैपनिंग, प्रॉब्लम हमें पता चल गया, अब हम उन फैक्टर्स पे इलेबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द फिनोमिना, उस फिनोमिना को, उस सिचुएशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या क्या मेथड्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, सर्वे किए जा सकते हैं। आप लोगों के पास गए, अब आपने उनसे सर्वे किया। अभी सर्वे किस तरीके से हो सकता है, टेलीफोनिक सर्वे हो सकता है, आप कॉल करके पता कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू हो सकते हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत कर रहे हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे हैं जैसा कि जॉब इंटरव्यूज में होता है, ठीक है। तीसरा मेथड हो सकता है ऑब्जर्वेशन का, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन मेथड के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को, कुछ लोगों को कोविड हो रहा है और कुछ लोगों को नहीं हो रहा। कोविड की सिनेरियो में बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि कुछ लोग जो बाहर घूम रहे थे उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, और कुछ लोग ऐसे थे जो घर में बैठे हुए थे उनको जल्दी कोविड हो जा रहा था। सो प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब ऑल दीज डायमेंशंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कोविड। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रैफिक इन दिल्ली। दिल्ली में से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है,
तो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि यार क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रीजंस बन जाते हैं ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ाने के इन द सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो दैट कुड बी अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप देते रहिए। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। वंस आई एम डन विद दिस एंड यू कैन कीप आस्किंग एंड साइमल्टेनियसली रिप्लाइंग यू इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलिए थर्ड रिसर्च डिजाइन पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब देखो, जैसे ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता है तो एक चीज समझने की कोशिश करो, डेट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट योर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस। कई बार क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे साइंस के बारे में बात हो रही तो हमारे काम का नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एन एनालिसिस, जस्ट अ काइंड ऑफ अ डिजाइन जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है, लेट से आप ये जानना चाहते हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, एक स्टूडेंट कितनी देर पढ़ाई करता है। ठीक है, एक जगह आपने एक वेरिएबल ये उठा लिया, इट्स रिलेशन विथ योर मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप दो वेरिएबल आपने उठा लिया, एक उठा लिया आपने नंबर ऑफ स्टडी और एक आपने उठा लिया मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन, और उसके बीच का आप रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ जब आपको पहले से ये पता है ये प्रॉब्लम और आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे स्पेल आउट करते हैं कि यार कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका हमें इम्पैक्ट देखना है, कौन कौन से वेरिएबल्स है जिनका हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना है, और आप उसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग और फ्रेमवर्क को बनाते हैं ताकि आप स्मूथली अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं, एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड ऑन अ प्री एंड पोस्ट बेसिस। अब ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरीका क्या है कि एक कंपनी को रियलाइज हुआ कि यार हमारे जो एम्प्लॉयज हैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, इन लोगों को ना ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। कंपनी ने क्या किया, लंदन से या फिर किसी फॉरेन कंट्री से एक एक्सपर्ट बुलाया, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अब वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि यार जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग करवाई है उनका प्री परफॉर्मेंस नोट कर लिया कि यार ट्रेनिंग करवाने से पहले इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, कितना प्रोडक्ट बना पा रहे थे, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना पा रहे थे, और एक बार जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी इसके बाद ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने आउटपुट बना पा रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, सो आइडियली आप क्या कर रहे हैं, प्री और पोस्ट टेस्टिंग करके ये बताने कि यार क्या ये ट्रेनिंग इफेक्टिव है, हैज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग बीन अकॉर्डेड टू द आउटपुट और नॉट। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों बन गया, क्योंकि आपको पहले के सिनेरियो को भी जज करना है और बाद के सिनेरियो को भी जज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, सो प्री एंड पोस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आखिरी रिसर्च डिजाइन पे और इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि हो गया आज का टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है, लास्ट इज द मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन। मॉडलिंग के अंदर एक ऑलरेडी वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज मॉडल। मॉडल का क्या मतलब है, एक फ्रेमवर्क जहां पे आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को एक स्टैटिस्टिकल या फिर मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल नाम सुन के डर मत जाना कि सर पता नहीं क्या बड़ी बड़ी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि एक जो इक्वेशंस बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो आपने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जहाँ पे आप इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर हम किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को एक इक्वेशन के फ्रेम में, एक मॉडल के फ्रेम में, चाहे वो स्टैटिस्टिकल मॉडल हो, मैथमेटिकल मॉडल हो, अगर उसको एक फ्रेमवर्क के फॉर्म में बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट थिंग्स, एस्टिमेट द परफॉर्मेंस, एस्टिमेट द रिजल्ट्स, तो हम मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन का यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल का फॉर्म दे दें। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से भी स्टडी कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी स्टडी कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन इक्वेशन फॉर सैलरी एस्टिमेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं बार बार एक ही एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि आपको रीइंफोर्स होता रहे वो एग्जांपल। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपसे कंपनी कहती है कि यार हमें है ना लोगों की सैलरी डिटरमाइन करनी है, वी वांट टू डिटरमाइन द सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जो हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन थी। अब मैंने डिटरमाइन किया कि यार सैलरी जो है ना लोगों की स्किल्स पे बेस्ड है। लोगों को जो सैलरी मिलती है, मैंने कुछ एचआर मैनेजर्स को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि यार हम लोगों के स्किल्स देखते हैं उसके बेसिस पे हम उनको सैलरी देते हैं। तो एक हमारा वेरिएबल क्या हो गया, स्किल्स।
दूसरा लोगों ने कहा कि यार हम एक्सपीरियंस को भी वैल्यू देते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, ठीक है, तो हम वी आर गोइंग टू गिव वैल्यू टू द एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो एक वेरिएबल हमने एक्सपीरियंस बना लिया। थर्ड वो कहते हैं कि यार एजुकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की उन्होंने एजुकेशन करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक बैचलर्स करी हुई की सैलरी अलग होगी एज कम्पेयर टू अ मास्टर्स, ठीक है, एंड से ऑन विद अदर अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज वेल। तो ये तीन फैक्टर्स हमने बता दिए, ये तीन वेरिएबल्स हमने बना लिए और इनका एक हमने मॉडल डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मॉडल को रन कर देंगे स्टैटिस्टिकल टूल के अंदर और एक एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द सैलरी। तो ये क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर लिया है, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन। इस तरीके से अगर आप समझ समझ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते लेते पढ़ेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो या कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप कर पाएंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना तो मैं सिर्फ एक ही डिफरेंस देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट का फोकस होता है कि यार जल्दी से बस हमें ऊपर ऊपर से समझ में आ जाए, कुछ स्टूडेंट का फोकस होता है कि यार आज जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे पूरे लाइफ में काम आने वाला है, इसी के बेसिस पे हम अपनी पीएचडी करेंगे, इसी के बेसिस पे हम अपनी पूरी रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे फिर बाद में जाके हमको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जॉब मिलने वाली है। सो जब मेहनत कर ही रहे हो, जब टाइम लगा ही रहे हो तो अच्छे से कर लो ना। सो दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। सो आई होप अब आपको चारों रिसर्च डिजाइन अच्छे से समझ में आ गए। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप देयर। परफेक्ट परफेक्ट, तो काफ़ी सारे थम्स अप आ गए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट assertion रीजनिंग सेज द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री किस तरह मैनेज करनी है, ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज अ इन्वेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से केटर कर सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या गिवन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम इनटू एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। क्या रीजन गिवन है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें एक मॉडल डिजाइन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये असर्शन और रीजनिंग गिवन है। लेट्स सी कितने के लोग इसका सही जवाब देते हैं। आराम से टाइम लीजिए, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। सी आई पर्सनली फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि तुरंत आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप चीज़ों को सही तरीके से एसिमुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। कई बार बिकॉज स्टूडेंट में यही प्रॉब्लम होती है कि सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आपको कभी लाइफ में नहीं पता चल पाएगा कि यार क्या कंसेप्ट हमें आता है और क्या कंसेप्ट नहीं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। काफ़ी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है। आई होप आप इसका जवाब मुझे बिल्कुल सही देंगे। देखिए पहले तो ये समझिए कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, हम कोई मॉडल थोड़े ना बनाते हैं। जैसे रीजन में क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम इनटू एक्सपेरिमेंटल मॉडल। अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात आ रही है, वी आर गोइंग अहेड विद अ मॉडल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया, पहला असर्शन तो गलत हो ही गया, ठीक है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल नहीं, हमें क्या यूज करना है, हमें मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन यूज करनी है। और रीजन में तो बिल्कुल हिंट दिया हुआ है रियल लाइफ प्रॉब्लम वर्ड यूज करके, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम वाज अ कीवर्ड, वाज अ हिंट फॉर यू, ठीक है। तो जो रीजन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आई कुड सी काफी सारे लोगों ने सी आंसर दिया है, गुड गोइंग, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए बाकी लोग भी। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो फैंटास्टिक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही उसका जवाब दीजिए। डोंट बी इन अ रश, बिकॉज अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाओगे तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, ठीक है। द रिसर्चर कंडक्ट्स रिसर्च टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ही शैल यूज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। मतलब एक रिसर्च है जो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है द वेरिएबल्स इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन कौन से, व्हाट आर द वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो किसी इंसान की हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। रीजन इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो रीजन हमारे सामने क्या गिवन है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर हमें निकालना है तो इट विल बी डिटरमाइंड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। परफेक्ट, तो काफ़ी सारे लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग एज द
करेक्ट आंसर, काफी सारे लोग ए कह रहे हैं आंसर, ठीक है, लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग फॉर ए। चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। द रिसर्चर कंडक्ट्स रिसर्च टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स इम्पैक्टिंग। इम्पैक्टिंग का क्या मतलब है? इम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वेरिएबल्स हैं, दूसरी तरफ हेल्थ है। तो हमेशा क्वेश्चन को इस तरह देखिए कि क्या हम उसको किसी भी रिसर्च डिजाइन के मॉडल में फिट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के केस में आपको दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ताकि आप उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल पाए, ठीक है। तो पहला तो आंसर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है असर्शन कि आप यहाँ पे, सॉरी, द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव नहीं यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे तो जो असर्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। रीजन देखें, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। देखिए इससे बड़ा हिंट क्या मिल सकता है आपको कि आपको रीजन ही दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो असर्शन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बट द रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। वेरी गुड गोइंग एवरीवन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल when researchers lack a clear idea of the problem they will meet during the study। एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो जो भी रिसर्चर है वो एक्सप्लोर कब करेगा? व्हेन दे लैक मतलब कमी, जब उनको क्लियर आइडिया नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, उस केस में वो एक्सप्लोरेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करने वाले। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? थ्रू एक्सप्लोरेशन, मतलब अगर हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, अगर हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, रिसर्चर्स डेवलप कंसेप्ट्स मोर क्लियरली, स्टैब्लिश प्रायोरिटीज कि भाई कौन सा काम पहले करना है, डेवलप ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या है, एंड अल्टीमेटली इंप्रूव्स द फाइनल रिसर्च डिजाइन। इसका क्या मतलब है कि जब आप एक्सप्लोरेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम और क्लियरली समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, और जो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्प्रूविंग इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट है। मैं 100% उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर आता होगा अगर आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर बी, काफी सारे लोग सेकंड कह रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट करके मुझसे चैट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। आई एम सिटिंग देयर टू आंसर योर क्वेरीज देयर, ठीक है। चलो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के बारे में यहाँ पे बात करी हुई है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे। अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द वेज of improving the quality of customer services within the hospitality sector in London is an example of exploratory research design। ways मतलब ऐसे ऐसे मेथड को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में पता लगाना है जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस क्या होती है कि पोस्ट सेल जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भाई आफ्टर सेल सर्विस दे दी, मेंटेनेंस सर्विस दे दी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इसको इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें पहला स्टेटमेंट गिवन है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज मार्केट रिसर्चर्स वांट टू ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ कस्टमर्स एंड आइडेंटिफाइंग देम इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। आप उनके हैबिट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके करेंगे क्या, मतलब ऐसे तो नहीं कि उसको छोड़ देंगे। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम। आइडेंटिफाई देम मतलब यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब देम। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि आपने लोगों को ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि यार कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके हैबिट्स को डिटरमाइन करते हैं, जो उनके परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्क्राइब देम, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। लेट मी सी कौन इसका सही जवाब देता है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अगर कंसेप्ट अच्छे से समझे होगे तो आंसर सही निकलेगा, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो आंसर्स गलत ही मिलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो। लॉट ऑफ आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप, सम आर सेइंग द आंसर इज सेकंड। काफी सारे लोग सेकंड के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देखिए तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, खुद सोचिए लॉजिकली कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन कब किया जाता है? व्हेन वी आर नॉट क्लियर विद द, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं मर्डर केस में और हम कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों? क्योंकि उनको रीजन नहीं पता होता, दे डू नॉट नो हु इज द मर्डरर। तो प्रॉब्लम क्लियर नहीं है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर वी आर गोइंग टू यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन।
तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया। सेकंड, हम हैबिट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड फाइनली आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालेंगे, कोई मॉडल डेवलप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो आप क्या करेंगे, हैबिट्स को एक बार आपने पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब देम, वही तो पर्पज है ना। सो देयरफॉर इन दिस केस यू आर गोइंग टू यूज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ओनली, एंड देयरफॉर सेकंड और बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आज का 4th क्वेश्चन था। Let's move to the last question for today, and it's a very important question. ठीक है, statement 1 says experimental research can create situation that are not realistic in nature. कई बार आप चीज़ों के बीच में एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कुछ ऐसी आउटकम आपको दे देते हैं, ऐसी सिचुएशन दे देते हैं जो एक्चुअली रियलिस्टिक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने निकाला दैट द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज इम्पैक्टेड बाय द डेथ टेकिंग प्लेस इन अनदर सिटी। ठीक है, 2 वेरिएबल्स ले लिया, अनदर सिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा, पता चला कोरिलेशन निकालने लग गया आपस में। तो एक शहर में हम सेल्स देख रहे हैं, दूसरे शहर में कुछ लोगों की डेथ हो रही है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा रिलेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपके पास तो डेटा है जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स का एग्जाम्पल दूँ, तो कई बार क्या होता था कि जब हम ग्रेविटी निकालते थे, ग्रेविटी वाले एक्सपेरिमेंट्स करते थे या रिफ्लेक्शन वाले स्टडी करते थे, तो कुछ और ही हाई वैल्यू आ जाती थी। टीचर हमें आगे कहता था कि भाई ये वैल्यू तो आना पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे आ रही है तुम्हारी वैल्यू। फिर पता चलता था कि हमने कुछ गलती कर रखी है कैलकुलेशन में, या फिर हमने कुछ टोटलिंग एरर कर रखा है। ठीक है, कि 9.8 की जगह 19.8 लिख दिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जहां पे कुछ अनरियलिस्टिक आउटकम आ सकते हैं, बिकॉज आपने एक्सपेरिमेंट किया। यू कैन नॉट अल्टीमेटली बिल्कुल 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या आपके पास आउटकम आने वाला है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज देयर मे बी एथिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद द वेरिएबल कंट्रोल इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। देखिए किस चीज को कंट्रोल करने को कहा जा रहा है, वेरिएबल कंट्रोल, मतलब कुछ एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो वहां पे एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। क्या ये एथिकल इश्यूज होंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, ये आपको बताना है। ठीक है, सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट मी सी कौन इसका सही जवाब देता है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स नाउ। टेक योर टाइम, एक बार नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वेरिएबल के बारे में बात आ जाती है, भाई अगर वेरिएबल के बारे में बात आएगी तो एक्सप्लोरेशन कैसे हो सकता। अगर आपने वेरिएबल ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को इस्तेमाल ही नहीं होगा। व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, यू आर गोइंग टू यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 4th, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स की मुझे रिक्वेस्ट आती है वो मैं लाइव सेशन में कवर कर देता हूँ। ठीक है, और भी कोई टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 कॉमर्स का हो, मैनेजमेंट का हो, आई एम श्योर यू आर स्टडिंग प्रॉपरली। तो कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, आप मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं, एंड सो दैट आई कैन टेक अप दोज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। ठीक है, ऑल्सो जल्दी से आप मुझे अपना स्कोर बता दीजिए कि आज का आपका स्कोर कैसा रहा। योर स्कोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि अब जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं देन वी गो टू द टॉपिक, ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर डन वेल, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। अगर लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।